everyone, welcome back to my YouTube channel. And in today's video, we will be covering our Unit 4 of our Class 12th History. So, Unit 4 का नाम है Thinkers, Beliefs and Buildings. और जो टाइम पीरियड हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है 600 BCE to 600 CE. तो हमने देखा यूनिट 2 और यूनिट 3 में भी सेम ही टाइम पीरियड कवर हो रहा है, लेकिन जिन बातों पे ही यूनिट फोकस कर रहे हैं, जिन एस्पेक्ट्स पे ये बात कर रहे हैं, ये एस्पेक्ट्स अलग अलग है। सेकंड यूनिट में हमने देखा कि किंग्स के बारे में बात हो रही है कैसे महाजनपद इमर्ज हो रहे हैं और एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है। सेकंड यूनिट में हमने देखा सोशल स्ट्राटा कैसा है, सोशल लाइफ कैसी है, मैरिजेस के नॉर्म्स कैसे हैं, विमेन की पोजीशन क्या है सोसाइटी में। अब ऐसे ही इन फोर्थ यूनिट वी विल बी कवरिंग अबाउट द रिलीजियस आस्पेक्ट। अब न्यू रिलीजन, न्यू सेक्ट्स निकल के आ रहे हैं और हम इस बारे में पढ़ेंगे इन दिस यूनिट। सो जैसा कि हमने देखा, दिस पीरियड वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी पीरियड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। अब ये चेंजेस क्या क्या हैं? न्यू रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज़ आर emerging. People are began to questioning the old tradition. अब वो ओल्ड ट्रेडिशन को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पहले के टाइम पे चीज़ें होती आ रही हैं वो उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है, क्या ये इसी तरीके से चीज़ें कंटिन्यू करते जाना, सेक्रीफाइस करना, और जिस तरीके से कास्ट सिस्टम है, वर्ना सिस्टम है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, विमेन के प्रति इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? अब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है। इसी टाइम पे न्यू रिलीजन्स एमर्ज हो रहे हैं, जिनमें से दो बहुत ही ज़्यादा फेमस रिलीजन है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। फर्स्ट स्तूपास और टेम्पल्स बन रहे हैं। स्तूपास आर रिलेटेड विद द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड टेम्पल्स आर विद द जैनिज़्म। और न्यू सेक्ट जैसे कि वैष्णविज़म, शैविज़म, ये भी एमर्ज हो रहे हैं। इसी के साथ में मैग्निफिशेंट स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें भी उभर के आ रही हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हम आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है न्यू रिलीजन के साथ साथ। न्यू क्राफ्ट्समैनशिप भी डेवलप हो रही हैं, क्योंकि नई तरीके के जॉब्स सब डेवलप होने लगे हैं। आर्किटेक्चर के लिए हमें न्यू क्राफ्ट्समैन चाहिए, पेंटिंग्स के लिए हमें आर्टिस्ट चाहिए, तो न्यू काइंड ऑफ वर्क इज़ ऑल्सो एमर्जिंग। अब इस चैप्टर में सिर्फ रिलीजियस बिलीव्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बिल्डिंग्स एंड आर्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद दैम, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा बुद्धिज़्म के बारे में, एक है हमारा जैनिज़्म के बारे में, और थर्ड है हमारा शैविज़्म और वैष्णविज़्म के बारे में। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, इसलिए हम इसको डिफरेंट वीडियोस में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दी जैनिज़्म आस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धिज़्म कवर करेंगे। सो आप आगे कंटिन्यू करते हैं कि भाई अब न्यू रिलीजन्स एमर्ज हो रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत क्या है? ऐसा क्यों नहीं है कि पुराना ब्राह्मणिकल रिलीजन और जो वैदिक ट्रेडिशन है वो ही क्यों नहीं कंटिन्यू हो रहे हैं? न्यू रिलीजन की ज़रूरत क्या है? जैसा कि हमने देखा था इन आर अर्लियर यूनिट एज वेल, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, टाउन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, मर्चेंट अब अमीर होने लगे हैं। सो इसलिए पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल वैदिक प्रैक्टिसेस, और जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी है। अब न्यू ऑक्यूपेशन एमर्ज हो रहे हैं, तो अब डिफ़िकल्टी आ रही है कि हम इन ऑक्यूपेशन को कौन से वर्ना सिस्टम में डालें। इसीलिए अब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है। अब वैदिक रिलीजन के साथ प्रॉब्लम क्या थी? तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे सेक्रीफाइस पे, जिसको बोलते हैं यजनास, रिचुअल्स पे और ब्राह्मण्स पे। सो सेक्रीफाइस और रिचुअल्स कौन करेगा? ब्राह्मण ही करेंगे, और सिर्फ अपर क्लास वर्नास, जो अपर 3 वर्नास थे, अपर 2 वर्नास थे, वही सिर्फ इन सेक्रीफाइस और रिचुअल्स को कर सकते थे।
और जो हमारा फोर्थ वर्णा था शूद्रास, उनके लिए तो कुछ भी चीज़ ओपन ही नहीं थी। वो ना वेदास पढ़ सकते थे, वो ना टीचिंग ले सकते थे। उनका काम सिर्फ बताया गया था अपर थ्री वर्णास को सर्व करना। इसी के साथ में जो रिचुअल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, कॉम्प्लिकेटेड होते थे, और सिर्फ अमीर लोग ही उनको परफॉर्म कर पाते थे। तो इसलिए लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि क्या ये सिस्टम सही है, या हमें एक न्यू रिलीजन की ज़रूरत है जहाँ पे सोसाइटी ज़्यादा इक्वल होगी, सब लोग इगैलिटेरियन होंगे, हमें डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे रिलीजन डेवलप हुए, वहाँ पर इक्वालिटी की बात करी गई है, वहाँ पर वर्ना सिस्टम को अबोलिश करने की बात करी गई है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था, बुद्धिज़्म कैसे वर्ना सिस्टम को डिस्कार्ड कर रहा था। इसी के साथ में लोग सोचने लगे, क्या सेल्वेशन से सच में हम क्या बिना सेक्रीफाइस करे हम सेल्वेशन अचीव कर सकते हैं? सेल्वेशन का मतलब है मुक्ति। क्या हम बिना सेक्रीफाइस परफॉर्म करें, बिना यजनास करें, क्या कोई और तरीका भी है? क्योंकि अगर सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा है, हमारी वेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा इसमें इरोड हो रही है। हमारे पास कई लोग थे जो इतने वेल्दी नहीं थे, तो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था सेक्रीफाइस परफॉर्म करने का। तो वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं कि क्या एक तरीका है जिससे बिना सेक्रीफाइस करे हम सेल्वेशन अचीव कर सकें। और इस क्वेश्चन की वजह से न्यू फिलोसफीज इमर्ज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं उपनिषद्स के बारे में। उपनिषद्स लिखे गए थे वेदास के एंड में, इसलिए इनको वेदांत भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेदास के एंड में कमेंट्रीज लिखी गई है और इसमें फ़िलोसफीज़ के बारे में बात करी गई है। काफ़ी सारी फ़िलोसफीज़ है। उपनिषद एक मेजर शिफ्ट रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन थॉट के बारे में। जैसा कि पहले वेदास में यजनास के बारे में, हिम्स के बारे में लिखा गया है कि हमें सेक्रीफाइस करना है, तभी हमें सेल्वेशन अचीव कर सकते हैं, तभी हम। लेकिन उपनिषद ज़्यादा फ़िलोसफिकल आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। ये किस पे फोकस करते हैं? लाइफ, डेथ, सोल, यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। वे उपनिषद का सेंट्रल आइडिया है आत्मन के बारे में। सो उपनिषद थिंकर्स बिलीव्ड इट इज़ एटर्नल। जो आत्मन है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सोल, जो हमारी आत्मा है, वो एटर्नल है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी नष्ट नहीं करी जा सकती, और ये एग्जिस्ट करती है एवरी लिविंग बीइंग में। वो चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, इंसेक्ट हो, हर किसी में आत्मा होती है। साथ में ही ब्रह्मन के बारे में बात करी गई है, जो कि है अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य। और उपनिषद का गोल क्या है, या हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा गोल क्या होना चाहिए? उपनिषद बोल रहे हैं कि आत्मन और ब्राह्मण अल्टीमेटली एक ही है। दिस नॉलेज कुड फ्री अ पर्सन फ्रॉम रीबर्थ। जिसने इस नॉलेज को समझ लिया, आत्मा और ब्राह्मण के बारे में समझ लिया, वो रीबर्थ के जाल से मुक्त हो सकता है। अब उपनिषद इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अर्लियर रिलीजन किस पे फोकस कर रहे हैं? जो हमारा वैदिक रिलीजन है वो किस पे फोकस कर रहा है? नॉलेज पे। हमारे उपनिषद जो हैं वो नॉलेज पे, मेडिटेशन पे और सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो अर्लियर रिलीजन है वो फोकस कर रहा है सेक्रीफाइस पे, कि हमें बलिदान करना है। जैसा कि हमने पढ़ा था, अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, और ऐसे बड़े बड़े यजनास करे जाते थे, और इस पे ही ज़्यादा फोकस था। लेकिन उपनिषद फोकस कर रहा है फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के बारे में, और वो हमें नॉलेज के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मेडिटेशन करने को बोल रहा है, और सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमें अपने आप को जानना है। ह्यूमन बीइंग को अपने आप को जानना पड़ेगा कि वो खुद क्या है। अब इसीलिए एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है कि लोग सिर्फ
जो उनको बता दिया गया है उसी पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दे रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। अब अदर फिलोसफिकल ट्रेडिशन कौन कौन से थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 64 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात करी गई है कि 64 अलग स्कूल ऑफ थॉट थे, बिलीफ थे, अलग फिलोसफीज थी, उनके क्या क्या आइडियाज़ थे यूनिवर्स को लेकर, ह्यूमन बींग्स को लेकर। तो हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पर डिफरेंट ओपिनियंस थे लोगों के और वो रिस्पेक्टेड थे, तभी 64 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट निकल के आ पाए। अगर एक रिलीजन का डोमिनेंस होता तो वो दूसरे आइडियाज़ को कभी भी आगे आने नहीं देता, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के लिए स्पेस था, इसीलिए ये सारे न्यू आइडियाज़ निकल के आ रहे थे। और सब लोग अग्री नहीं कर रहे थे वैदिक आइडियाज़ के बारे में। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पीपल वर क्वेश्चनिंग द वैदिक आइडियाज, इसलिए अब न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स निकल कर आ रहे थे। उनमें से ही एक स्कूल ऑफ थॉट है आजीवक, जिनके लीडर थे मखाली गोसाला। अब ये क्या मानते थे, आजीवक लोग क्या मानते थे? ये बोलते थे कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, हमारे जीवन में जो भी होने वाला है वो पहले से ही लिख दिया जा चुका है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमन एफर्ट्स हमारी डेस्टिनी को बदल नहीं सकते। इसी फिलॉसफी को हम फेटलिज्म भी कहते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है लोकायात्स, ये है मटीरियलिस्ट और इनके लीडर है अजीत केसाम कम्बली। ये क्या मानते हैं कि कोई भी सोल नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं है, हमारी कोई भी आफ्टर लाइफ भी नहीं होती, जो भी जीवन है वो यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी के साथ में ही इन्होंने मटीरियल वर्ल्ड के बारे में बात करी गई है कि जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो यही वर्ल्ड है जो हमारे अराउंड है, जो हम देख सकते हैं, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। और इन्होंने इसीलिए काफ़ी सारे जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, इनको रिजेक्ट करा है। उन्होंने बस बोला है कि यही जीवन है, आप इसी को अच्छे से जियो और कोई भी आत्मा नहीं है, आपके मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, आप इस चक्कर में मत रहिए कि मरने के बाद आपका रीबर्थ होने वाला है या फिर आप हेवन या हेल में जाने वाले हैं, जो कुछ है वो यहीं पर ही है। अब हम आगे देखते हैं जैनिज़्म के बारे में, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिलीजन था इस टाइम पर निकल के आने वाला। इसमें जो सबसे बड़े तीर्थंकर हैं या सबसे पॉपुलर तीर्थंकर है वो है महावीर। जैनिज़्म की शुरुआत जिसने करी या फिर जो हमारे पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। और अब हम देखते हैं महावीर के बारे में। तो ये क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी BCE। इन्होंने वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा घोर तपस्या करी, ही डिड सीवियर पीनेंस एंड आफ्टर दिस ही अचीव्ड एनलाइटनमेंट। और फिर वो आगे जाकर हमारे 24 तीर्थंकर बनते हैं। अब तीर्थंकर होता क्या है? सो तीर्थ का मतलब है क्रॉसिंग प्लेस, और तीर्थंकर वो है जो हेल्प करता है टू क्रॉस द रिवर ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। वो लोगों को टीच करेंगे कि कैसे वो इस वर्ल्ड से, इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हैं। तो तीर्थंकर इज़ बेसिकली लाइक अ टीचर हु इज़ टीचिंग पीपल हाउ टू renounce this worldly pleasures and rise above all of this material thing. अब जैनिज्म की टीचिंग क्या है? अहिंसा, इसको हम कहते हैं नॉन वायलेंस। तो गांधी की भी एक फिलॉसफी है, ये ऑल्सो बिलीव्ड इन अहिंसा, कि हमें वायलेंस नहीं करना है, और ये जैनिज्म का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। जैन्स बिलीव करते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर एक जीव में लाइफ है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे पेड़ पत्ते हो, चाहे कोई जानवर हो, और इसीलिए हमें किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। इवन अगर एक इंसेक्ट को भी हम हार्म कर रहे हैं तो हम एक लाइफ किसी की छीन रहे हैं।
और काफ़ी ज़्यादा जो जैन मॉन्क्स हैं वो क्या प्रैक्टिस करते थे, वो चलने से पहले अपने रास्ते को साफ करते थे, उसमें झाड़ू लगाते थे ताकि वो गलती से किसी भी इंसेक्ट के ऊपर या किसी जीव के ऊपर चढ़ ना जाए। और साथ में ही अपना जो माउथ है वो हमेशा कवर करके रखते थे ताकि गलती से भी एक्सीडेंटल किलिंग ना हो जाए किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म की भी। अब हम देखते हैं कर्मा के बारे में कि कर्मा क्या है। एवरी एक्शन प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंसेस। हमने कुछ भी अगर काम करा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। गुड एक्शन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, बैड एक्शंस क्रिएट सफरिंग। सो यही है कर्मा कि जैसे हम काम करेंगे वैसे ही आगे चलकर हमें उसका फल मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कर्मा। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हम बैड एक्शन कर रहे हैं तो हमें आगे चल के सफरिंग होगी। अब हम देखते हैं लिबरेशन के बारे में। लिबरेशन मतलब हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। तो इसके क्या क्या तरीके हैं। हमें अगर मोक्ष चाहिए तो हमें रिनाउंस करना होगा वर्ल्डली डिज़ायर, जो भी हमारी डिज़ायर है इस वर्ल्ड में कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा, इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। हमें सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना होगा कि हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल हो। हमें अच्छा खाने के बारे में नहीं सोचना है, हमें अच्छी लाइफ जीने के बारे में नहीं सोचना है। इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है और हमें घोर तपस्या करनी है। पीनेस का मतलब है हमें तपस्या करनी है। 5 ग्रेट वॉज। अब 5 ग्रेट वॉज है हमारी जैनिज़्म के बारे में, जो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है, नॉन स्टिगलिंग, कभी भी चोरी नहीं करनी है, सेलिबेसी, हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और नॉन पोजेशन, हमें अपने पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं रखनी है। अब स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म कैसे हुआ। तो जैनिज़्म क्यों इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, हम इवन आज के टाइम पर भी देखते हैं कि बुद्धिज़्म इतना स्प्रेड नहीं हुआ है लेकिन जैनिज़्म काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया बुद्धिज़्म ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, हमें देखने को मिलता है चाइना में, काफ़ी सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी बुद्धिज़्म हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन इंडिया जैनिज़्म जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मर्चेंट्स ने इसको सपोर्ट करा। इवन टुडे जो काफ़ी सारे जैन लोग हैं वो मर्चेंट्स हैं। और जैनिज़्म ने लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया। जो एलीट लैंग्वेज थी उस टाइम पर, जो थी संस्कृत, उसको उन्होंने यूज़ नहीं करा अपनी फ़िलोसफी लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज़ करा, जैसे पाली और प्राकृत। इट इज़ फॉर बोथ दी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, दोनों ने ही लोकल लैंग्वेज का यूज़ करा, इसलिए लोगों ने इससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करा। साथ में ही मोनेस्ट्रीज़ और टेम्पल्स नए सेंटर ऑफ लर्निंग बनने लगे। यहाँ पे इन्होंने अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाया, इसीलिए जैनिज़्म इतना ज़्यादा ग्रो हुआ। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी कवरिंग जैनिज़्म ओनली। आगे की वीडियो में हम बुद्धिज़्म और फिर आगे जाके सैविज्म और विष्णु ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ it for today's video, and if you have any doubt you can comment down and please tell me how did you like my teaching method, and if there is any suggestion that you want to give me, so please write down in comment section, and keep following me for more videos. Thank you so much for watching my video, and please subscribe to my channel if you like the video, and hit the thumbs up if you liked it. Thank you.